करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानियां शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर ले, हैंड फ्री लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानियां बहुत डरावनी हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही हैं। राबिया कहती हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की भयानक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 15 बरस पुरानी बात है। तब हम लोग लाहौर दिल्ली गेट पर हमारे दादाजी के आबाई घर में रहा करते थे। दादाजी का आबाई घर बिल्कुल हवेली नुमा बहुत बड़ा घर था। वहां पर हम लोगों की फैमिली और छोटे चाचू रहते थे। घर खासा बड़ा था। दादाजी हमेशा कहते थे कि इस घर में ही रहा करो। हम लोग दोनों फैमिलीज उस घर में बहुत खुश थे। दादाजी जिंदा थे। उस वक्त हम लोग बहुत छोटे भी नहीं थे और इतने बड़े भी नहीं, लेकिन दादाजी की उस घर में एक पुरानी बैठक होती थी। वो बैठक जो थी वो ऐसे थी जैसे घर के बैरूनी हिस्से की तरफ बनती थी। उसका घर से कोई खास कनेक्शन नहीं था। घर पुराने दौर का बना हुआ था। एक छोटी सी गैलरी थी घर के अंदर जो उस बैठक की तरफ जाती थी। उस गैलरी में हमेशा अंधेरा ही रहता था और दादाजी ज्यादातर अपनी बैठक में ही रहा करते थे। जब भी कभी हम लोग बच्चे दादाजी की बैठक में जाते थे तो दादाजी हमें कहते थे, रात के वक्त बैठक की तरफ मत आया करो, गैलरी बहुत सुनसान होती है और यहाँ पर कुछ शरीर जिन्नात भी रहते हैं। हम लोग समझते थे कि दादाजी हमें वैसे ही मना करते हैं और आने नहीं देते, इसलिए हम लोग फिर डर जाते थे और बहुत कम जाते थे। एक शाम मैं, मेरा भाई, मेरे कज़न, हम 3-4 बच्चे थे। हम लोग दादाजी की बैठक की तरफ जा रहे थे। सख्त सर्दी की शाम थी। अभी मगरिब की ही आज़ान हुई थी। जो ही हम दादाजी की बैठक की तरफ जाने लगे, हमने इस गैलरी के दरमियान में एक औरत को बैठे देखा। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो गैलरी के एक अंधेरे कोने में बैठी हुई थी। हम लोगों की जब नजर उस पर पड़ी, उसने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, वो गायब हो गई। हम लोग चीखें मारते हुए वापस भागे। मेरे भाई को बहुत सा बुखार हो गया था और वो डरने भी लग गया था। दादाजी ने मना किया कि दोबारा मगरिब के बाद बैठक की तरफ नहीं आना। मैंने इनको मना किया था कि वहां पर जिन्नात हैं, उस तरफ रात के वक्त ना आया करो, लेकिन ये बच्चे मानते नहीं हैं। वह गुजरता गया। हम लोग दादाजी की बैठक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते थे। अब वो जिन्नात दादाजी को भी बहुत तंग करने लगे थे। 1-2 बार उन जिन्नात ने दादाजी पर हमला भी किया, उनको मारने की भी कोशिश की। उसके बाद दादाजी ने भी इस बैठक में जाना छोड़ दिया। आखिरी बार जब दादाजी पर जिन्नात का हमला हुआ तो उसके बाद कुछ ही अरसे बाद दादाजी वफात पा गए। दादाजी के फौत होने के बाद दादाजी की जो बैठक थी वो बिल्कुल ही वीरान और सुनसान हो गई। वहां पर ना तो कभी कोई आता और ना ही कभी कोई जाता। वो गैलरी भी बिल्कुल वीरान हो गई। दिन के वक्त भी वहां पर गुजरते हुए भी डर लगता था। कभी कभार अगर उसके पास से गुजरते थे तो कदमों की आहटें सुनाई देती थी, जबकि बैठक हमेशा बंद रहती थी। वह गुजरता गया। हम लोग स्कूल से कॉलेज में चले गए। हम लोगों के दिल दिमाग में उस जगह को लेकर खौफ ही खत्म हो गया। जब बच्चे थे तब तो डरा करते थे, फिर बड़े हो गए तो इन बातों पर इतना खास यकीन ही नहीं रहा। मेरे भाई और मेरे कज़न ने क्या किया, वो लोग उस बैठक में जाकर बैठने लग गए। वो बैठक बड़े खूबसूरत स्टाइल की दादाजी ने बनवाई हुई थी, पुराने दौर की। वहां पर बैठक के अंदर भी एक तो सीढ़ियां थी और उसके ऊपर एक बैठने की जगह बनी हुई थी, जहां पर अक्सर दादाजी बैठकर किताबें पढ़ा करते थे और चाय पिया करते थे। मेरे भाइयों ने अपने दोस्तों को भी बाहर बाहर बुलाना
और उधर बैठक में बैठ जाया करना। एक दफा ऐसा हुआ, मेरे भाई बताते हैं, वो सख्त सर्दी की रात थी, हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे। हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाकर बैठने से बेहतर है, ये घर की बैठक और बाहर की तरफ है, घर से भी कनेक्शन नहीं है, इधर ही बैठ जाते हैं। उन लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया और उस बैठक में बैठकर बातें करने लगे, चाय पीने लगे। बातें करते करते टाइम खासा ज्यादा हो गया। हम लोग तो सब सोए हुए थे। तभी वो लोग बताते हैं, करीब रात 2 बजे का टाइम था। अभी भी हमारे दोस्त बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा था कि बस अभी उठते हैं। अभी करते करते वो लोग वहां पर बैठकर लूडो खेलते थे। एकदम से गैलरी की तरफ से बैठक के दरवाजे पर दस्तक होने लग गई। मेरे भाई को लगा कि शायद अम्मी या अब्बू होंगे और कह रहे होंगे कि इतनी रात को इस तरफ मत बैठो, उधर आ जाओ सोने के लिए। मेरा भाई कहता है, एक बार दस्तक हुई, मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरी बार दस्तक हुई तो मैं उठकर जब गया और मैं देखने लगा, मैंने दरवाजा खोला तो सामने कोने में एक औरत खड़ी थी। मुझे लगा कि शायद अम्मी खड़ी हैं। उसने दुपट्टा लिया हुआ था, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे मेरी अम्मी लेती थी। उसने कहा, जी अम्मी। मेरा भाई कहता है, जूही वो मेरी तरफ पलटी, उसका चेहरा बहुत डरावना था, काला स्या चेहरा, चमकती आंखें। मेरे भाई की चीख निकली और वो पीछे हटा और गिर गया। उसने शोर मचा दिया कि बाहर कोई है। उसके दोस्तों ने, सब कज़नों ने उठकर देखा। जब उन लोगों ने बाहर जाकर देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो सब बहुत डर गए। भाई के दोस्त उनके घर चले गए वापस और मेरे कजन और भाई घर के अंदर आ गए। उस रात तो इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले सुबह मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे इतना सख्त बुखार था और वो नींद में कुछ अजीबोगरीब बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो चिल्ला रहा था। हम लोग बहुत डर गए, ऐसे लग रहा था वो नींद बेहोशी में है। तभी मेरे कज़न ने बताया कि रात को हम लोग बैठे हुए थे, इसे कोई औरत नजर आई। अम्मी कहने लगी, तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि इतनी रात को उस बैठक में जाकर मत बैठा करो, लेकिन तुम लोग कोई बात नहीं मानते। याद है ना दादाजी की बातें, वो बताते थे कि वहां पर जिन्नात है। उसके बाद मेरा भाई बहुत बीमार रहने लग गया। कुछ दिन बुखार उतरता और वो फिर बीमार हो जाता और वो बार बार यही कहता कि मुझे वो औरत नजर आती है। मैं जब भी गैलरी के पास से गुजरता हूँ, वो सामने खड़ी होती है। वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। हम लोग उसे कामिल के पास लेकर गए तो नाबिल का ये कहना था कि इस लड़के को कुछ दिनों के लिए इस जगह से भेज दें, वरना वो मखलूक इस पर और सवार होगी, क्योंकि ये उसके बहुत करीब था जब उसने अपना आप जाहिर किया। अब वो बार बार इसके पीछे आती है, इसको ढूंढती है। फिर मेरा भाई जो था वो 1 महीने के लिए कराची चला गया, मेरे मामू के पास। मेरे भाई के जाने के बाद एक रात की बात है, 10 बजे का टाइम था। मैं अम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाने गई। मैं किचन में अकेली थी, चची लोग अपने कमरे में थे। जैसे मैं किचन में चाय बना रही थी, मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर से में कोई आया है। मुझे लगा कि शायद अम्मी आई होंगी। मैंने जो ही दरवाजे से झांक कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारे सहन में उसी गैलरी के कोने के पास एक बहुत लंबे कद की औरत खड़ी थी। काले रंग का लिबास पहना था। वो इतनी लंबी थी कि पूरी दीवार जितनी लग रही थी। जो ही मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई। मैं भागी कमरे में और मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे बाहर कोई औरत नजर आई है। अम्मी को लगा कि शायद मैं वहम कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ तो डर गई हूँ। वो घर भी पुराने दौर का बना हुआ था। अम्मी मेरे साथ किचन में आई, वहाँ कोई नहीं था। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी इस जगह पर मैंने देखा है। अम्मी कहने लगी, तुम्हारा वहम, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे शहर में एक फूलों वाली बेल भी थी। अम्मी ने कहा कि इसका साया होगा, तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने जल्दी से चाय बनाई। चाय लेकर हम लोग अंदर आ गए। आधी रात का टाइम था। हमारे सहन से चीखों पुकार सुनाई देने लगे। ऐसे लग रहा था
कि मेरी चची चीख रही हैं और कह रही है मुझे छोड़ दो। हम लोग भी जाग के सब बाहर बरामदे में निकले तो चची सहन में गिरी पड़ी थी। हम लोग भागे, उनकी हालत इतनी खराब थी, समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ हुआ क्या है। उनकी शॉल कहीं पर थी, वो खुद जमीन पर थी। जब हम लोगों ने उन्हें उठाया वो बेहोश थी। चची को आधे पौने घंटे के बाद होश आया। उनके हाथ छिले हुए थे, चेहरे पर भी चोट के निशान थे। हमने उनसे पूछा कि आप बाहर क्या करने गई थी, आपके साथ हुआ क्या है। चची कहने लगी मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है, तो मुझे भाभी की आवाज आई कि सलमा बाहर आओ, जल्दी करो बाहर आओ, ताहिरा की तबीयत बहुत सा खराब है। चची को समझ में नहीं आया कि कौन बोल रहा है और कौन है। ताहिरा चची की अपनी बेटी थी। वो ये भी भूल गई कि ताहिरा पास सो रही है। चची ने फौरन दरवाजा खोला तो वो कहती है कि सामने एक औरत खड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद अम्मी खड़ी है, मेरी अम्मी। चची कहने लगी भाभी क्या हुआ, सब ठीक है। तो उन्होंने अम्मी की आवाज में बोलकर उसने कहा कि बाहर आओ, जल्दी आओ, इधर ताहिरा को देखो क्या हो गया है। जब चची बाहर गई तो उस मखलूक ने उन पर हमला कर दिया। वो कहती है कि उसने मुझे वाज़ेह तौर पर बालों से पकड़कर घसीटा, मुझे गैदली की तरफ लेकर जा रही थी। उनकी शॉल एक तरफ थी और वो गैदली के थोड़ा सा ही पीछे थी। वो कहती है मैंने बहुत अपना आप छुड़वाया, इतनी खौफनाक है वो, इतनी खौफनाक है जिसका कोई हिसाब नहीं। सब बहुत ज्यादा डर के, मेरे भाई की बात सबको याद आ गई कि हसीब के साथ भी यही सब हुआ था। मेरे भाई का नाम हसीब था। हसीब ने भी जो देखा सच कह रहा था। उसके बाद हम लोग सब बहुत ज्यादा डरने लग गए। उस घर में जो ही रात होती थी, सर्दियों का मौसम था अभी फिलहाल, तो कोई और घर नहीं था, कोई और जगह नहीं थी जहां हम लोग जाते, वहीं पर रहना था। अब्बू और चाचू इस प्लानिंग में थे कि हम लोग इस घर को बेच देते हैं और कोई और घर ले लेते हैं, यहाँ पर तो रहना नामुमकिन हो गया। हम लोग ग्रिल बंद कर देते थे। आगे एक बरामदा था। ये दादाजी के फौत होने के बाद जो पुराने बरामदे थे उनके आगे से मोटे पर्दे हटाकर ग्रिल्स लगवा दी गई थी, सिर्फ जिन्नात के डर से। क्योंकि जब ग्रिल्स नहीं थी तब हम लोगों को रात भर बाहर से बरामदे में आहटें महसूस होती थी और ऐसे लगता था कोई हमारे घर की चीजों को छेड़ता है, जैसे कुर्सियों को, जैसे ऐसे लगता है कोई टेबल को घसीटता है। चीजें उल्टी हुई पड़ी होती थी, किचन के बर्तन गिर जाया करते थे। फिर हम लोगों ने उस पुराने बरामदे के आगे ग्रिल लगवा ली थी। जब भी हम लोग रात को ग्रिल बंद करके सोते थे, ऐसे महसूस होता था कि रात भर ग्रिल पर कोई आकर हाथ मारता है, ग्रिल को हिलाता जुलाता है, खोलने की कोशिश करता है। एक रात अब्बू ने देखा ऐसे कोई ग्रिल को बहुत जोर जोर से हिला रहा था। अब्बू की आंख खुल गई तो वो जब खिड़की में से देखने लगे तो वो कहते हैं कि मैंने सहन में ग्रिल के उस पार एक बहुत खौफनाक औरत को देखा। दादाजी तो हमेशा कहते थे कि यहाँ पर बच्चों के रूप में जिन्नात है। फिर ये औरत कहाँ से आई हम लोग नहीं जानते थे। दादाजी जब जिंदा थे और जब हम लोग उनके पास बैठते थे तो हमें यही कहते थे कि अगर कोई बच्चा इस घर में नजर आए उस बच्चे के साथ नहीं खेलना। अगर कोई बच्चा तुम लोगों को बुलाए कोई चीज दे तो उससे कोई चीज नहीं लेनी। यहाँ पर बहुत शरारती बच्चे हैं, जिन्नात के बच्चे, तो यहाँ पर गैरली में रहते हैं। उस गैरली में एक ऐसी जगह थी जो हमारी पुरानी सीढ़ियों के ऊपर जाने वाले हिस्से के नीचे वाली जगह होती है। सीढ़ियों के नीचे एक मखसूस जगह होती है। वहां पर दादाजी कहते थे कि बहुत ज्यादा जिन्नात रहते हैं। वहीं पर वो बताते थे बच्चे खेलते हैं और उनको तंग करते थे। दादाजी की चीजें गायब कर देते थे, फिर उनको मिल जाया करती थी। दादाजी के पास उनके कुछ बुजुर्ग दोस्त भी आकर बैठते थे। तो एक उनके बुजुर्ग दोस्त थे जिन्होंने दादाजी को एक हिसार बताया हुआ था। दादाजी तो अपने आसपास हिसार लगाकर बैठते थे, उनको जिन्नात तंग नहीं करते थे। लेकिन वो हिसार इतना सख्त था जो पाकी और साफ सफाई मांगता था। और वो हमें इसलिए नहीं बताते थे, हम बच्चे थे इसलिए जिन्नात फिर हमें तंग करते थे। वो दादाजी के कमरे के करीब तो जा नहीं सकते थे, फिर जो गैरली में जाता था उनको सताते थे। हम लोगों ने हमेशा यही सुना था कि वहां पर जिन्नात बच्चे हैं, जिन बच्चे हैं, क्योंकि अक्सर अम्मी और चची भी यही कहती थी कि अक्सर उस गैरली की तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज आती है जब हमारे बच्चे
घर पर नहीं होते, स्कूल गए होते हैं। ये लोग तो आगे झांक कर देखती भी नहीं थी। खैर, अब ये जो औरत थी ये बहुत ज्यादा तंग करने लग गई। आधी रात का टाइम होना, ये गैलरी से निकल आती थी। कई बार तो हमें मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रात भर जो दादाजी की बैठक है उधर से आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के हंसने की, कभी किसी औरत के रोने की। और आप लोग कहते हैं कि आप लोग बैठक में जाते नहीं हैं, लेकिन इस बैठक से अक्सर आवाजें आती हैं और अक्सर इसकी एक कोने वाली खिड़की खुली होती है और ऐसे लगता है कि अंदर कोई खड़ा हुआ है। मोहल्ले के कुछ लोग भी जानते थे कि उस बैठक में आसेब है, दादाजी की बैठक में। दादाजी के जमाने से वो लोग ये जानते थे। मोहल्ले का तो कभी भी कोई उस बैठक की तरफ जाता भी नहीं था। बस ये मेरे भाई और कजन ही थे जिन्होंने ये हिम्मत की और उस बैठक में जाकर बैठने लगे। फिर अभी हम लोगों के पास कोई घर था नहीं, उसी घर में रहना था। जो ही शाम ढलती थी, बल्कि रात होती थी, रात 12 बजे के बाद वो मखलूक आ जाती थी हमारे सहन में। अब वो इस हद तक वो चीज हम लोगों पर हावी होने लग गई थी कि जैसे ही हम लोग कमरों में सोए होते थे, बरामदे में 4 कमरे थे, 2 हमारे, 2 चची लोगों के। बहुत लंबा बरामदा था। उसके सामने एक बरामदा था जिसमें वो गैलरी थी और दादाजी का वो बैठक थी और दादाजी का एक कमरा था। एक कमरा वहां पर और भी था जो स्टोर रूम था, कंबाइन हम दोनों फैमिली का। इस तरह से पुराने दौर का वो घर बना हुआ था। सीढ़ियां जो थी वो सहन में 2 तरफ से सीढ़ियों पर चढ़ते थे। अक्सर हमें सीढ़ियों में भी ये चीजें नजर आती थी। रात होती जाती थी तो वो जो पुराने कमरे थे उनके दरवाजों पर दस्तक देती थी और हमारे नाम पुकारने लग गई थी। आधी रात होनी, कभी मेरा नाम राबिया कहकर कोई पुकारने लग जाता, कभी ऐसा लगता मेरी अम्मी का कोई नाम ले रहा है, कभी मेरी चची का कोई नाम ले रहा है। हसीब वहां पर नहीं था, कभी मेरे भाई हसीब का कोई नाम लेता है। मेरे कजन का नाम हैदर भाई था, हैदर, उनको भी पुकारती थी वो चीज। वो तो उसके बाद उस बैठक की तरफ गए ही नहीं, अपने कमरे में ही रहते थे। अब्बू और चाचू ने यह फैसला किया कि जब तक कोई घर नहीं मिलता तब तक इस आमिल को ले आते हैं, क्योंकि ये मामला तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब्बू और चाचू एक बुजुर्ग को लेकर आए। जब वो बुजुर्ग हमारे घर में आए, उनका ये कहना था कि उस गैलरी में जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है। वो कोई एक नहीं है, उनकी फैमिली के 15 लोग हैं, 15 मेंबर से 15 जिन्नात, जिनमें औरत, बच्चे, आदमी और ये सब थे। उनका ये कहना था कि दादाजी जब थे तब तो उन्होंने हिसार किया हुआ था, लेकिन जब ये लड़के वहां पर गए, ये बैठे, वो हिसार टूट गया और ये चीजें आजाद हो गई और बाहर निकल आई। अब ये इतनी आसानी से जाएगी नहीं, यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी और इनको उस हिस्से में बंद करना होगा। लेकिन आप दोबारा अगर उस हिस्से की तरफ गए तो ये आपको जानी नुकसान भी दे देंगे। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने 3 दिन हमारे घर में आकर पढ़ाई की। वो अक्सर मगरिब के बाद आते थे, कभी मगरिब से पहले, कभी मगरिब के बाद। 3 दिन वो आए, उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करके उस हिस्से की तरफ जहां पर वो गैलरी थी, उन्होंने पढ़ाई करके हिसार बंदी कर दी और कोने पर 2 कील लगा दिए। पुरानी लकड़ी रखी हुई थी। उनका ये कहना था कि कोई भी इस बैठक की तरफ ना जाए, ना ही इस गैलरी की तरफ। अभी फिलहाल वो जिन्नात वहां पर कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप लोगों ने फिर से ये हदबंदी तोड़ी तो ये आप लोगों को इस घर में रहने नहीं देंगे, फिर आप लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। वो तो वहां से चले गए। अब आज पहली रात थी, आज रात तो जिन्नात की आवाज नहीं आई, ना ही उस औरत ने हमें पुकारा, ना ही आकर बरामदे की ग्रिल को छेड़ा और ना ही हमारे नाम लिए, ना ही बाहर सहन में कोई शोर शराबा या आटे थी। 2-3 दिन बड़े सुकून से गुजरे। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ना दिन में कोई आवाज होती थी, ना आहट होती थी, लेकिन गहरे वाले हिस्से में अंधेरा बहुत रहता था। कुछ दिन के बाद ऐसा लगने लगा जैसे आधी रात को उसी गैलरी के हिस्से की तरफ कोई औरत खड़ी हुई होती है। आगे नहीं आती, कोने पर खड़ी होती है। हम बरामदे में जाते थे, किचन में जाते थे, कमरों में जाते थे रात के वक्त, तो नजर आती थी। उसका खौफ हम लोगों के ऊपर बहुत बैठ गया। किसी की नजर भी पड़ती थी तो हम डर जाते थे। अब्बू, चाचू,
हैदर भाई यही कहते थे कि जब हम लोग घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो गैलरी पर नजर पड़ जाती है ना चाहते हुए भी। तो सामने एक औरत नजर आती है, वो बहुत भयानक है, अंधेरे में खड़ी होती है। बिल आखिर हम लोगों को वो घर बेचना पड़ गया, छोड़ना पड़ गया। पहले हम लोगों ने रेंट पर घर लिए, दोनों फैमिली ने एक ही घर लिया। ऊपर वाले पोर्शन में चाची लोग थे, नीचे वाले में हम लोग। जब हम लोगों ने अलग घर लिया, मेरा भाई भी वापस आ गया। तकरीबन उसके बाद 2-3 साल के बाद हमारा वो घर बिका। फिर हम लोगों ने अपने अपने घर अलग अलग लिए। तो ये हमारे दादाजी के घर की, दादाजी की बैठक की कहानी थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात रहते थे और कैसे वो हमें तंग करते थे। आज भी जब हम लोग सोचते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी जब मैं आपकी खौफनाक कहानियाँ सुनती हूँ, वो सारी हकीकत आंखों के सामने आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे कल की बातें हैं। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। जैसे ये बात ठीक है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा आने वाले खतरों से बचने के लिए ही समझाते हैं। उनकी हर बात एक तजुर्बा होती है और हमारे लिए नसीहत। अगर हम लोग उन पर अमल कर लें तो हम लोग आने वाले बहुत से नुकसानात से बच सकते हैं। कभी भी ऐसी जगहों पर देर रात के नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो, क्योंकि रात को जिन्नात आज़ाद होते हैं और वो अपना आप लाजमी जाहिर करते हैं। फिर जब कोई इंसान अकेला हो तो उसको डराते भी हैं और वहाँ से उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखा करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेर दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।